नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी इन दिनों बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। ले दे के एक नेता हैं राहुल गांधी। गांधी परिवार के वो ऐसे नेता हैं जिनकी लीडरशिप 20 साल में नहीं इस्टेब्लिश हो पाई और कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि चुनावी हार से उनको बचाया जाए। जीत कहीं कहीं मिलती है, उसका श्रेय देते हैं, बड़े धूम धड़ाके से देते हैं। उस जीत का श्रेय का खुमार जब तक उतरे उससे पहले हार आ जाती है। तो मुश्किल ये है कि हार के लिए किसको जिम्मेदार ठहराएं। राहुल गांधी को तो नहीं ठहरा सकते, तो कोई बलि का बकरा खोजा जाता है। किस पर ठीकरा फोड़ा जाए, या ऐसा कोई व्यक्ति मिले, संगठन मिले, कोई संस्था मिले, ये इसकी खोज हमेशा जारी रहती है। तो एक बना बनाया वो बलि का बकरा है कांग्रेस के पास और विपक्षी दलों के पास, जो भाजपा विरोधी जितने दल हैं सबके पास, थोड़े से समय के लिए ही सही बीजेपी के पास भी था, और वो है ईवीएम। ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दो कि सारी गड़बड़ी ईवीएम के जरिए हो रही है। लेकिन अब मुश्किल ये होती है, कहीं कहीं जीत भी जाते हैं, तो जीत गए जहाँ, वहाँ कैसे ईवीएम को दोष दें। और फिर कहा जाता है कि सत्ता में है इसलिए ये घपला कर लेते हैं। तो भाई सत्ता में है तो इसलिए चुनाव आयोग इनके कहे में रहता है। तो सवाल ये है कि 2014 में सत्ता में कौन था और चुनाव आयोग किसके कहे में था, किसने बनाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स। तो 2014 में क्यों हार गए? लोकसभा चुनाव में 44 सीट पर आ गए, लोएस्ट है अब तक का कांग्रेस के इतिहास का। इससे नीचे कांग्रेस नहीं गई है। उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएं? लेकिन तर्क और तथ्य से कोई मतलब नहीं है। जब आपको झूठ के आधार पर अभियान चलाना हो तो तर्क और तथ्य की तरफ तो देखना ही नहीं है। तो कांग्रेस ने इस महाराष्ट्र चुनाव के बाद खास तौर से शुरू किया है कि ईवीएम में गड़बड़ हुई है। ईवीएम का मुद्दा चलाया। 26 नवंबर संविधान दिवस था। संविधान दिवस मनाने की परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू की। उससे पहले कांग्रेस का इतने दशकों तक राज रहा, कभी संविधान दिवस की याद नहीं आई। अब मोदी मना रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी कैसे पीछे रहे। तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपना एक समारोह आयोजित किया। उस समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़े जोर शोर से कहा कि ईवीएम को लेकर हम पूरे देश में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएंगे। ईवीएम में जो गड़बड़ी हो रही है उसके कारण बीजेपी जीत जा रही है। अब जो दूसरी पार्टियां जीत रही हैं वो कैसे जीत रही हैं। लेकिन फिर कह रहा हूं कि तर्कों और तथ्यों से कोई मतलब नहीं है। तो ईवीएम के खिलाफ अभियान चलाएंगे, तो इसके खिलाफ कांग्रेस के अंदर से आवाज़ उठी। पी चिदम्बरम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और गांधी परिवार के बहुत करीबी माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि मेरा जो अनुभव है इतने दशकों का, उसमें मेरा अनुभव है कि बैलेट पेपर से तो परेशानी हुई चुनाव जब होते थे, ईवीएम से मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। तो वो ईवीएम के समर्थन में खड़े हो गए। तो 26 नवंबर के कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा कर रहे हैं कि हम ईवीएम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएंगे। और 28 नवंबर को कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक होती है, CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था है कांग्रेस पार्टी की। उसमें ईवीएम का सवाल उठता है, लेकिन पार्टी की हिम्मत नहीं होती कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने के संबंध में प्रस्ताव पास करे या ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पास करे। तो नया बकरा खोजा गया कि भाई कहेंगे क्या कि हारे क्यों। तो अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया में जो गड़बड़ी है उसकी शुरुआत वोटर लिस्ट से होती है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, इसलिए हम चुनाव हार रहे हैं। यानी कि दुनिया की हर बात, हर संस्था, हर व्यक्ति जिम्मेदार है कांग्रेस की हार के लिए, कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व के अलावा। तो राहुल गांधी को इस तरह से कब तक बचाएगी कांग्रेस पार्टी? उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जाएं किधर। ईवीएम के विरोध में जाएं, ईवीएम के समर्थन में जाएं, बैलेट पेपर के समर्थन में जाएं, कि बैलेट पेपर के मामले पर चुप्पी साधे रहें। सुप्रीम कोर्ट ने अलग तमाशा मार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप जीतते हैं तब ईवीएम ठीक होती है, जब हार जाते हैं तब ईवीएम का रोना रोते हैं। ये कैसे चलेगा? तो ये उनको पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट से कोई मदद नहीं मिलने वाली, कोई राहत नहीं मिलने वाली। ईवीएम के मुद्दे पर
जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, इलेक्शन कमीशन चैलेंज कर चुका है देश की सभी पार्टियों को। 2-3 दिन का मौका दिया कि ये है ईवीएम मशीन रखी हुई है, आप अपने एक्सपर्ट्स को लेकर आइए और हैक करके दिखाइए मशीन को। कोई नहीं गया, गए ही नहीं, कोशिश भी नहीं की। जो सार्वजनिक रूप से रोज़ सुबह शाम दावा करते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, उसको हैक किया जा सकता है, उसमें गड़बड़ है, वो चुनाव आयोग ने जब उनको बुलाया कि भाई आइए और सबके सामने ये वीडियोग्राफी होगी, इसकी लाइव टेलीकास्ट होगा, आप दिखाइए कि कैसे ईवीएम हैक हो सकती है, कोई जवाब नहीं। क्योंकि कुछ असलियत हो तब तो जवाब हो। तो अब ईवीएम को लेकर कांग्रेस के अंदर मतभेद खड़ा हो गया है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि कांग्रेस के प्रथम परिवार यानी नेहरू गांधी परिवार के तीनों सदस्य कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, तीनों हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी दे थे ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पास नहीं हुआ। इस बात पर आप ध्यान दीजिए। उस काम के प्रति आपके मन में कितनी गंभीरता है और कितना प्रयास कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी एसी दफ्तरों की पार्टी बन गई है। उसके नेता सड़क पर उतरना जानते नहीं, सड़क की लड़ाई लड़ना जानते नहीं। जिस पीढ़ी ने सड़क की लड़ाई लड़ी वो कब की खत्म हो चुकी है। उसके बाद जो पीढ़ी आई उसको सत्ता मिली तश्तरी में रखकर, और उस सत्ता को उसने मान लिया कि ये उसका खानदानी हक है और ये सत्ता के लिए ही वो पैदा हुए हैं। इसलिए सत्ता किसी और को मिले तो जाहिर है कि बेईमानी से मिली होगी, ईमानदारी से तो मिल ही नहीं सकती है। ये कांग्रेस पार्टी कभी स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होती है। और ये बात अगर आपको लग रहा हो कि मैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या प्रियंका वाड्रा या फिर सोनिया गांधी के संदर्भ में कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा और पीछे जाइए। मैं आपको 1989 की याद दिलाता हूँ। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुआ। पहली बार चुनाव उनके नेतृत्व में 1984 में हुआ था, जब सिखों का नरसंहार हुआ था। प्रचंड बहुमत मिला था कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी ने कोई सवाल नहीं उठाया कि चुनाव में कोई गड़बड़ हुई, कैसे हमको इतनी सीटें मिल गईं। कभी नहीं मिली। जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिली, इंदिरा गांधी को नहीं मिली, राजीव गांधी जो पहली बार कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री बने, उनको इतनी सीटें कैसे मिल गई, ये सब सवाल नहीं उठाया। विपक्ष में भी किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि राजीव गांधी को इतना बड़ा बहुमत कैसे मिल गया। लेकिन 1989 में जब कांग्रेस पार्टी हार गई, उसकी 412 या 414 से सीटें घटकर जो है 192 आ गई, तब राजीव गांधी ने सवाल उठाया। और उन्होंने मुद्दा क्या उठाया? उनका बीजेपी को 86 बोल रहे थे, वो 85 सीटें मिली थी। बीजेपी को 1989 में 85 सीटें मिली थी लोकसभा की। बोले उनको ऐसे इतनी सीटों के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं, कैसे मिल सकती है। फिर उन्होंने आंकड़ा दिया, कहा कि 1984 के चुनाव में बीजेपी को देश भर में 8% वोट मिले, 8%, और 1989 में 12% वोट मिले। तो 8% पे 2 सीटें मिली और 12% पे 85 सीटें हो गई। ये कैसे हो सकता है? ज़रूर इसमें कुछ गड़बड़ है। तो सरकार हुजूर आपकी थी, तंत्र आपका था, चुनाव आयोग आपका था। अगर आपके हिसाब से, आपकी पार्टी के हिसाब से चुनाव आयोग जो है वो जो भी सत्ता में होता है केंद्र में उसके अनुसार चलता है, तो उस समय तो चुनाव आयोग इसका मतलब कांग्रेस के कहने के अनुसार चल रहा था। फिर कांग्रेस पार्टी कैसे हार गई? तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये 2 सीट से इतने पर कैसे पहुंच गई। एक सामान्य समझ जो होती है चुनाव प्रक्रिया की, या कहें सेफोलॉजी की, चुनावी जो गणित होता है उसकी, कि कितने % वोट मिले और कितनी सीटें मिली। पहले तो वोट परसेंटेज और सीटों का कोई सीधा संबंध नहीं है। दूसरा, ये संभव है, कैसे संभव है कि 1984 में कितनी सीटें लड़ी बीजेपी और 1989 में कितनी लड़ी। अगर कंसंट्रेटेड एरिया में, मतलब ऐसी जगहों पर ही चुनाव लड़ती है जहां उसके जीतने की संभावना ज़्यादा है, जहां जनाधार ज़्यादा है, और बीजेपी की नहीं, किसी पार्टी के लिए, तो उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती, सीटें जीतने की। वोट उतने ही रहे या उसके आसपास हो तो भी,
तो इसलिए अगर मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, 1984 में बीजेपी जहाँ तक मुझे याद है लगभग सभी सीटों पर लड़ी थी, लेकिन 1989 में जनता दल से उसका सीटों का तालमेल हुआ, गठबंधन नहीं हुआ था, तालमेल हुआ, तो 15 या 16 सीटें उसको मिली थी। तो अब उसको पूरी ताकत, उत्तर प्रदेश के उस समय 85 सीटें होती थी, उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तो 85 में से 15 या 16 सीटें मिली थी, उस पर ताकत लगानी थी, उस पर अपना वोट जो है वो निकाल कर मतदान केंद्र तक ले जाना था। तो इस सब के कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कांग्रेस पार्टी हार को कभी पचा नहीं पाती, ये स्वीकार ही नहीं कर पाती कि उसकी हार जो है स्वाभाविक तरीके से हुई है और जनता के जनादेश के कारण हुई है। अभी सबसे ताज़ा जो उदाहरण है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का जो इंटरनल सर्वे उसके हैं, एक नहीं कई सर्वे, वो लगातार कांग्रेस पार्टी को और उसके नेताओं को बता रहे थे कि लोकसभा चुनाव में उसे जो समर्थन मिला था वो समर्थन बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। तो लोकसभा चुनाव में उसे जो सफलता मिली थी वैसी विधानसभा चुनाव में नहीं मिलने वाली है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किया क्या? कांग्रेस पार्टी इस मुगालते में रही, इस गलतफहमी में रही कि जो लोकसभा में उसे समर्थन मिला वो समर्थन अब कहीं जाने वाला नहीं है, बल्कि वो बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है। इसलिए उसने कोई प्रयास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? लोकसभा चुनाव के नतीजे से उसने सबक सीखा कि हमारी गलतियां क्या थी, कहाँ सुधार की ज़रूरत है। तो उसने सबसे पहले तय किया कि हम एक मुद्दे पर, एक केंद्रीय मुद्दा बनाकर उस पर चुनाव लड़ेंगे, नैरेटिव हम तय करेंगे और हमारे विरोधी उसको फॉलो करेंगे। तो और उस नैरेटिव पर पूरी पार्टी डटी रही। उसके लिए जितने और जिस तरह के समर्थन जितने संगठनों से लिया जा सकता था सबसे लिया गया, संघ और उसके आनुषंगिक संगठनों से तालमेल किया गया और प्रचार को छोटे स्तर पर ले गए, मोहल्ला, परिवार, इस स्तर तक ले गए और समाज के सभी वर्गों को साधने की कोशिश की। बीजेपी ने ये नहीं तय किया कि मराठा हमको वोट देता नहीं, मराठा हमारे खिलाफ है, शरद पवार के साथ, कांग्रेस के साथ रहेगा, तो और वो आंदोलन चला रहे थे, जरांगे पाटिल का आंदोलन चल रहा था, बड़ा समर्थन मिल रहा था उनको, तो इसलिए हम मराठा मतदाताओं के पास नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं किया, मराठा मतदाताओं के पास भी गए और नतीजा ये हुआ कि सबका समर्थन मिला। तो अगर आप अपनी हार के बाद अपनी रणनीति पर पुनर्विचार नहीं करेंगे, उसमें सुधार नहीं करेंगे, तो आप बार बार हारते रहेंगे। वही हो रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ। अब कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि देश भर में पूरी चुनावी प्रक्रिया ही गलत है, दूषित हो चुकी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, इसलिए कांग्रेस बार बार हार रही है। कांग्रेस की हार का कारण कांग्रेस पार्टी नहीं है, उसका नेतृत्व नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 26 नवंबर वाली जो बैठक थी, कार्यक्रम था, उसमें कहा राज्य के नेताओं से कि आप कब तक राष्ट्रीय नेताओं के भरोसे चुनाव जीतना चाहेंगे, राष्ट्रीय मुद्दों के भरोसे चुनाव जीतना चाहेंगे। भाई कौन तय करता है कि मुद्दा किसी विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय होगा या राज्य का होगा, स्थानीय होगा? ये तो आप ही लोग तय करते हैं। क्यों तय किया? क्यों राष्ट्रीय मुद्दों पर महाराष्ट्र का और हरियाणा का चुनाव लड़ने गए? तो ये सवाल तो आप ही से पूछा जाना चाहिए। लेकिन आप तो तलाश में हैं एक बलि के बकरे की, तो आपने खोज लिया है। लगा कि ये ईवीएम वाला मामला अब ज़्यादा चलेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद खास तौर से तो कहा गया कि ये पूरी चुनाव प्रक्रिया ही गड़बड़ है। टेलीविज़न चैनल्स पे देखेंगे तो पुराने चुनाव आयुक्तों को बुलाकर ये कहलवाया जा रहा है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी से चुनाव को मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये अभियान चलाया जा रहा है। तो उनका जो इकोसिस्टम है आजकल इस पर काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की नज़र इस पर नहीं है कि आखिर मतदाता उससे क्यों नाराज़ हुआ, क्यों खुश था, क्यों उसकी बात मानी और क्यों नहीं मानी। इस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी। जीत रही है तो ये उसका अधिकार है, हार रही है तो ज़रूर कोई षड्यंत्र हुआ है। तो वो षड्यंत्रकारी की तलाश में सतत रूप से आजकल कांग्रेस पार्टी है और वो आगे भी रहेगी, ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।